गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पानीपत के तृतीय युद्ध की चर्चा की थी। ठीक है, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, यह युद्ध जो है वो अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठा जो शक्ति है इसका नेतृत्व जो है वो सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में किया गया था। और आपने देखा था कि अहमद शाह अब्दाली जो है उसकी युद्ध नीति, उसकी सैन्य क्षमता और उसका जो प्रबंधन है वह काफी उत्तम दर्जे का रहा। किस वाले युद्ध में? आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात आप देखते हैं कि युद्ध में ही मराठा जो है वो लगभग 75,000 जो लोग हैं वो मराठा मारे गए। कई अच्छे सैन्य कमांडर जो हैं वो भी मारे गए। हमने देखा था कि इस पानीपत के युद्ध में जो बालाजी बाजीराव हैं उन्होंने अपने कई सगे संबंधियों को खो दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सदाशिव राव भाऊ की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके साथ शमशेर राव जिन्हें कृष्ण राव के नाम से जाना जाता था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और उन्होंने अपना एक पुत्र क्या खो दिया? विश्वास राव। ठीक है, तो इन तीनों के खो देने के अलावा जो आपका मराठा राज संघ था, इस मराठा राज संघ के कई प्रमुखों की भी मृत्यु हुई। और इस मराठा प्रशासन में जो पद को संभालने वाले कई आपके प्रमुख सैन्य नेता थे, उनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके साथ अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे और उसके अलावा जो आपके सेना में प्रयोग किए जाने वाले घुड़सवार थे या घोड़े भी थे, उनकी भी क्या हो जाती? बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती। तो हम देखते हैं कि ये जो मराठा लोग हैं, इस मराठा लोग जो थे, इनकी ये जो क्षति थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये जो पराजय है इसकी जो क्षति है वो चहुमुखी है। यानी आप देखेंगे कि राजनीतिक क्षति भी हुई, इनको आर्थिक और वित्तीय क्षति भी हुई, फिर इसके बाद इनको सत्ता के क्षेत्र में भी ये कमजोर हो गए और सैन्य क्षति भी हुई, पारिवारिक क्षति भी हुई। तो आप देखते हैं कि ओवरऑल जो आपके मराठा शक्ति है ये सभी ओर से और सभी रूपों में क्या हो गई? कमजोर हो गई। ठीक है, उत्तर भारत की राजनीति तक मराठा जो हैं वो आगे बढ़ गए थे, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा शक्ति जो है वो अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी दक्कन के क्षेत्र और मराठा राजसंघ के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। और चूंकि शक्ति क्षीणता इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब इसको पुनः स्थापित करने में कई वर्षों का समय लग सकता था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो मराठा लोगों को पानीपत के तृतीय युद्ध में भयानक जो क्षति हुई, इस क्षति के कारण बालाजी बाजीराव जो हैं, जो उस समय में तत्कालीन पेशवा थे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में, इनको बहुत अधिक आघात हुआ, धक्का लगा और इस आघात को और इस क्षति को वो सहन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप जनवरी 1761 में युद्ध हुआ और जून 1761 में बालाजी बाजीराव का निधन हो गया, क्योंकि वो इस सदमे को या पराजय के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, अब जब बालाजी बाजीराव का निधन हो जाता है तो पुनः जो है वो पेशवा के पद पर कौन बैठेगा? तो आप जानते हैं कि बालाजी बाजीराव के जो हैं वो आपके कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 भाई थे। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि एक उनका चचेरा भाई जो चिमाजी अप्पा का था, जिसका नाम क्या था? सदाशिवराव भाऊ। वह तो पानीपत के तृतीय युद्ध में ही मारा गया था। ठीक है, इनका एक भाई शमशेर राव, वह भी क्या हो गया? मारा गया। और आप देखते हैं एक और भाई कौन बचा है? रघुनाथ राव। तो जब बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है तो रघुनाथ राव, जिसे राघोबा के नाम से जाना जाता है, यह सोचता है कि मराठा में राजसंघ में पेशवा का पद किसे प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा। क्यों ये ऐसा सोचता है? क्योंकि इसको लगता है कि बालाजी बाजीराव के जो पुत्र हैं, कौन बचा था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्वास राव की तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो अब पुत्र कौन बचा था इनका? माधव राव बचा था। ठीक है, और कौन बचा था आपका? नारायण राव बचा था। ठीक है, तो इनको लगा कि माधव राव और नारायण राव जो दो पुत्र बालाजी बाजीराव के हैं, ये अल्पवयस्क क्या हैं? आपके अल्पवयस्क। तो छोटे बच्चे होने के कारण ये लोग जो हैं वो पेशवा का पद, जो मराठा राजसंघ का इतना महत्वपूर्ण पद है, इसकी जिम्मेदारी दोनों बच्चे संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राघोबा है ये लालची भी है। ठीक है, और इसको क्या है? पेशवा का पद प्राप्त करने की लालसा है।
ठीक है। अब क्या हुआ, चूंकि पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत कर दिया गया है, तो वंशानुगत करने का मतलब होता है कि पेशवा का पद जो है वो पिता के बाद किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा। ठीक है। अब भले ही वो अल्पवयस्क क्यों ना हो, उसके भले संरक्षणकर्ता कोई नियुक्त कर दिया जाए और वो क्या करे, अपना शासन या सत्ता संभाल ले। तो हम देखते हैं कि पेशवा का पद का अगला उत्तराधिकारी जो है वो बालाजी बाजीराव के बाद कौन बनता है, माधव राव बनता है। कौन बनता है आपका, माधव राव। और माधव राव जो है वो अगले पेशवा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तो आज जो है वो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, माधव राव के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, इन माधव राव के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम ये करते हैं कि माधव राव जो है उस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जिस समय में मराठा अपनी संपूर्ण रूप से शक्तियों को खो चुके थे। ठीक है। और मराठा शक्ति छत विछत रूप में थी। अब इस समय में जो माधव राव हैं, यानी जो पेशवा है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे मराठा साम्राज्य का पुनः एकीकरण और सशक्तिकरण करें। ठीक है। इस एकीकरण करने में और इस सशक्तिकरण करने में कोई व्यक्ति तभी सक्षम हो सकता है जब वो स्वयं में योग्य हो। ठीक है। तो माधव राव जो है वो एक ऐसा पेशवा बनकर उभरा जो मात्र 17-18 वर्ष की आयु में पेशवा बनता है और सिर्फ अपने 10 साल के करियर में, लगभग 10 साल के करियर में इसने मराठा साम्राज्य को पुनः उतनी ही शक्ति पर स्थापित कर दिया जितनी शक्ति पर मराठा साम्राज्य पूर्व में था। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माधव राव जो है वो एक अच्छे पेशवा के रूप में, एक सशक्त और योग्य पेशवा के रूप में सामने आता है। परंतु अनायास ही माधव राव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि माधव राव के लिए जो क्षति हुई, वो क्षति, माधव राव का निधन जो है वो मराठा साम्राज्य की वो क्षति है जो आपके जितनी तो मराठों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं की थी। यानी माधव राव एक यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है किसमें, आपके मराठा साम्राज्य में। तो ये जो माधव राव है इसने मराठा राज संघ को पुनः एकीकृत किया। और जो मराठा कॉन्फिडरेसी थी, इस कॉन्फिडरेसी के जो आपके बड़ौदा है ना, बड़ौदा के कौन है आपके, बड़ौदा के कहाँ पर कौन रहते हैं, गायकवाड़ रहते हैं। नागपुर के कौन है, भोसले। होलकर कहाँ के, इंदौर के, ग्वालियर के सिंधिया, है ना। तो ये जो मराठा राज संघ के विभिन्न शासक हैं या प्रमुख हैं, इन प्रमुखों ने भी माधव राव के नियंत्रण में रहकर कार्य करने लगी और माधव राव के स्वामित्व को भी इन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और सहयोग और कोऑर्डिनेशन के साथ संपूर्ण मराठा साम्राज्य पुनः अपनी शक्तियों के साथ फिर से स्थापित हुआ। तो पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, आपके माधव राव को दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, माधव राव के बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका माधव राव है, ठीक है, तो पानीपत का आपका तृतीय युद्ध, कौन सा युद्ध आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की क्या हुई, हार। ठीक है। और आप देखते हैं कि मराठों की हार हुई और इसमें अपने कई सगे संबंधियों और मराठा राजसंघ के प्रमुख तथा सैन्य कमांडरों की जो मृत्यु थी उसे बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाए और इस सदमे को वो झेल ही नहीं पाए। इस कारण से बालाजी बाजीराव की अचानक मृत्यु कब हो जाती है, 23 जून 1761 को हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पेशवा कौन नियुक्त किया जाता है, आपका माधव राव। ठीक है। तो माधव राव प्रथम जो है वो आपके क्या बनते हैं, आपके पेशवा बनते हैं, जो इनके क्या थे, पुत्र थे। ठीक। लेकिन जब ये पेशवा बने तो ये क्या थे, आपके अल्पवयस्क थे। ठीक है। तो अल्पवयस्क होने के कारण जो आपके चाचा हैं, कौन, आपके रघुनाथ राव, इन रघुनाथ राव को जो है इनका सहयोग प्रदान करने के लिए और इनका क्या बनाया गया, संरक्षणकर्ता बनाया गया। परंतु रघुनाथ राव जो है वह पूरे टाइम सिर्फ इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा होता था कि कैसे भी करके जो है वह मुझे क्या मिल जाए, पेशवा का पद मिल जाए। वह पेशवा के पद का बहुत अधिक लालची व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप वह माधव राव प्रथम के कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने लगा और माधव राव जो था वह स्वयं में योग्य था, जिसके कारण चाचा जी के द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक हस्तक्षेप को उसने बर्दाश्त नहीं किया और इसके कारण माधव राव प्रथम और चाचा रघुनाथ राव, जिसको राघोबा के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में कई बार गंभीर लड़ाइयां होने लगी।
ठीक है। इतनी अधिक गंभीर लड़ाइयां हुई कि माधवराव प्रथम ने अपने चाचा रघुनाथ राव को नजरबंदी करा दिया, हाउस अरेस्ट ही करा दिया। ठीक है, कि अब ये जो है वो मराठा प्रशासन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और बार बार पेशवा बनने की लालसा से माधवराव के विरुद्ध वो कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, तो उनको उन्होंने क्या कराया, नजरबंद करा दिया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब माधवराव जो है अपने इस आंतरिक संघर्ष से थोड़ा सा नजरबंद कराने के बाद राघोबा को नजरबंद कराया और उसके बाद जो है वो मुक्त हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पुनः मराठा शक्ति को हैदराबाद के निजामों के साथ संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। और आप देखेंगे कि इस संघर्ष का सामना कौन करेंगे, आपके माधवराव करेंगे। जब माधवराव का हैदराबाद के निजाम के साथ संघर्ष होगा तो इस संघर्ष में माधवराव ने निजाम को पराजित कर दिया। और अब जो है वो माधवराव जो है वो निजाम के साथ एक स्थायी समझौता करेगा। स्थायी समझौता करेगा कि आप लोग मानते ही नहीं है, है ना। हमारे जो पूर्ववर्ती पेशवा हैं उनके समय में भी आपने कई बार हमसे क्या किया है, युद्ध किया। ठीक है। और प्रत्येक युद्ध में क्या हुआ है, आप हारे हैं। ठीक है। चाहे वो आपके पालखेड़ा का युद्ध हो और चाहे वो भोपाल का युद्ध हो, आप दोनों ही युद्ध में क्या हुए, हारे। हमने आपको कई बार पराजित किया, हमारे पूर्ववर्ती पेशवाओं ने, लेकिन आपको शांति तो मिलती नहीं, आप समझते नहीं हो बात को। ठीक है। तो अब जो है वो माधवराव जो बोले अब आर पार की बात कर लो। ठीक है। आर पार की बात कर लो मतलब भाई या तो अब तुम ये एक काम करो कि हमारे साथ कोई स्थायी समझौता करो, और यदि कोई स्थायी समझौता नहीं करते हो तो अगले बार अगर तुम मेरे खिलाफ विद्रोह किया तो मैं सीधे पूरा हैदराबाद जो है उसका क्या कर लूंगा, एनेक्चर कर लूंगा, या मैं तुमसे पूरा हैदराबाद प्रांत ही छीन लूंगा। ऐसा किसने कहा, माधवराव। तो निजाम जो है वो माधवराव के शक्ति प्रदर्शन को देखकर और उसकी योग्यता को देखकर भयभीत हुए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब आगे से नहीं करेंगे, अब हम आपके साथ एक स्थायी समझौता करने के लिए क्या है, तैयार। ठीक है। तो हम देखेंगे कि निजामों का जो स्थायी समाधान है वो किसने निकाला, आपके माधवराव प्रथम ने निकाला। और फिर इनके बीच में जो संधि हुई उसे राक्षस भुवन की संधि के नाम से जाना जाता है। तो यह संधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संधि है, क्योंकि इस संधि के माध्यम से हैदराबाद के जो निजाम हैं इनका संघर्ष मराठों के साथ जो लगातार प्राचीन समय से होता आ रहा था, इस संघर्ष को स्थायी रूप से रोक दिया गया या विराम दिया गया। इसीलिए राक्षस भुवन की संधि एग्जाम्स में पूछी जाती है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। तो पहला अगर राक्षस भुवन की संधि पूछी जाए तो किसके बीच में हुई, तो आंसर है माधवराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में। क्यों हुई थी, क्योंकि दोनों जो है उन दोनों के आपसी संघर्ष होते थे। निजाम ने जो है वो मराठा के टेरिटोरियल रीजन में क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, जिसका जवाब माधवराव ने दिया था। लेकिन अब आगे से आक्रमण ना हो उसका स्थायी समाधान निकालने के लिए यह संधि की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, राक्षस भुवन की संधि के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बातें क्लियर। ठीक। तो पहली जगह जो है वो आप देखते हैं क्या कि अब जो है उनके आपसी संबंधों में क्या आ गया, स्थायित्व आ गया। किस संधि के माध्यम से, राक्षस भुवन की संधि के माध्यम से। किसके बीच में, मराठों और निजामों के बीच में। ठीक है। कब हुई ये संधि, आपके 1763 में। ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि 1771 क्या आया, 1771। तो 1771 में अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रीवियस क्लासेस जो थी उन क्लासेस पे आपने दो चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। पहली चीज, आपने इस वाले क्षेत्र पर, इस रियासत को किस नाम से जाना जाता है, मैसूर रियासत। किसके नाम से जाना जाता है, मैसूर रियासत। तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे, पता है कि नहीं, हाँ हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कौन सा संघर्ष हुआ था, आंग्ल कर्नाटिक वॉर पढ़ा था। ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपने यहाँ पर भी जो है वो क्या हुए हैं, युद्ध हुए हैं। ठीक। और इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है अब जो आपके होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, आंग्ल मराठा वॉर होने वाले हैं। ठीक है। तो जब आपने हैदर अली के बारे में पढ़ा था तो आप जानते हैं कि हैदर अली जो है वो मैसूर रियासत का एक शक्तिशाली शासक था, जो अपना क्या कर रहा था, लगातार साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और इसी साम्राज्य विस्तार करने के अनुक्रम में ये जो आपका हैदर अली है कई बार मराठों के क्षेत्र पर आक्रमण करता और उनके क्षेत्रों को जीत लेता था, आपको पता है ना। ठीक है। और यहां तक फिर अपना क्या कर लेता था, राज्य विस्तार कर लेता था। तो हम देखते हैं कि जब हैदर अली ने
मराठों के क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो इस हैदर अली के आक्रमण का जवाब जो है वो माधव राव ने दिया। किसने दिया? माधव राव। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अब मराठा वर्सेस मैसूर संघर्ष भी माधव राव प्रथम के समय में ही शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपने जो पहले पढ़ चुका है क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध, या अपन देखे थे ना मैसूर रियासत की स्थापना, तो मैसूर रियासत की स्थापना वाले टॉपिक से लेकर आंग्ल मैसूर तक, और यहां से लेकर आपके मराठा तक, अब आप लोगों के बीच में कई टॉपिक्स की लिंकिंग होगी। ठीक है, जिसको आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, तो मैसूर का शासक हैदर अली जो है, इसने माधवराव प्रथम के समय में राज्य विस्तार करने के कार्य शुरू किए, और इसने मराठों के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें क्या करने की प्रयास करे, विजित करने के प्रयास करे। तो माधवराव प्रथम जो है उसने हैदर अली को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? माधवराव प्रसाद। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि उसने जो है वो हैदर अली को अपने राज्य क्षेत्र में राज्य विस्तार करने की अनुमति प्रदान नहीं की। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस दक्कन वाले क्षेत्र से लेकर यहां तक का जो आपका उत्तर भारत तक का क्षेत्र है, कहां तक, ग्वालियर के सिंधिया तक, है ना, इस वाले क्षेत्र तक का जो विस्तार है, इस वाले क्षेत्र में उत्तर भारत तक मराठे जो है वो अपनी शक्ति को पुनः मजबूत कर पाए। किसके नेतृत्व में? माधवराव प्रथम के नेतृत्व। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 1771 में क्या आपका आया, 1771 में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके दिल्ली में मुगल शासक है, कौन आपका? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो दिल्ली में जो आपका मुगल शासक था, कौन? शाह आलम द्वितीय। ये अफगानी जो आपका वजीर था, जब आपके पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय किसकी हुई? अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली की। तो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके गया, जिसका नाम क्या है? नजीबुद्दौला। क्या नाम है आपका? नजीबुद्दौला। तो जब ये नजीबुद्दौला जो है वो दिल्ली में आपके मुगल प्रशासन में प्रतिनिधि के रूप पर जो है अफगानों की तरफ से नियुक्त था, तो इस नजीबुद्दौला ने दिल्ली के प्रशासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करना शुरू किए, और इसके डर से भागकर शाह आलम द्वितीय दिल्ली से भागकर कई दिनों से अपना क्या कर रहे थे? निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये वही माधवराव प्रथम है जिसने लगभग 10 साल में, 1761 में युद्ध हुआ और अब आ गया है 1771, तो 10 साल में जब मराठा शक्ति को पुनः अपने स्वरूप में, पुराने स्वरूप में स्थापित किया, तो 10 साल में जब स्थापित किया तो माधवराव प्रथम पुनः सशक्त होकर सामने आया, और उसने इस अफगानी प्रतिनिधि नजीबुद्दौला जो है इससे डरने के लिए शाह आलम द्वितीय को मना किया, और बोले कि क्यों तुम निर्वासित जीवन काट रहे हो, ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्या दिलवा देता हूँ, गद्दी दिलवा देता हूँ। तो आपको पता है कि पहले भी पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले भी मराठा मुगलों के क्या थे? सैन्य संरक्षक थे। आपको पता है ना, सैन्य संरक्षक बन गए थे ना, तब तो मुगलों के साथ युद्ध होना था, पर हुआ किसके साथ? मराठों के साथ। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि युद्ध के बाद जो है वो शाह आलम द्वितीय क्या कर रहा है? निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। किसके डर से? नजीबुद्दौला के डर से। ठीक है, तो पुनः जो है वो शाह आलम द्वितीय को कौन लाकर गद्दी पर बिठाने का प्रयास करेगा? माधवराव। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। ठीक है, नहीं तो अब आप सोचेंगे फिर से नजीबुद्दौला से वो डरने की बजाय अफगानों से पुनः दुश्मनी कौन ले रहा है मोल? माधवराव प्रथम ले रहा। ठीक है, तो ये वाली जो बात है यहाँ पर कि 1771 में मराठा सरदार, आप ध्यान दीजिएगा, ये मराठा सरदार कौन है? आपके महाजी सिंधिया। ये किसके निर्देशन पर काम करेंगे? आपके माधवराव प्रथम के। क्यों? क्योंकि मराठा राजसंघ का प्रमुख कौन होता है? पेशवा। तो माधवराव प्रथम के निर्देशन पर ही महादजी सिंधिया गए। कौन गए? महाजी सिंधिया। और उन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और दिल्ली पर गद्दी पर बैठाया और कहा कि अब जो है वो मुगल बादशाह पेशवा के सहायक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक बात और ध्यान देने लायक है कि लेकर आ रहे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ऊंचा कौन है? पेशवा। और मुगल बादशाह क्या है? पेशवा का सबऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी ऊपर कौन आ गया? आपका पेशवा आ गया, और पेशवा के सहायक कौन बनेगा? शाह आलम द्वितीय। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें गद्दी दिलवा रहे। ठीक है, तो यहां पर ये बात आई कि मुगल बादशाह जो है उसके सहायक के रूप में कौन काम करेगा? आपका पेशवा।
ठीक है। तो पेशवा जो है, पेशवा को मुगल बादशाह के क्या बना दिया, सहायक के रूप में नियुक्त किया। मतलब कुल मिलाकर ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर से वही संबंध कि हम आपको सैन्य सहायता देंगे, आप हम राजस्व वसूली के अधिकार देना, हम चौथ और सरदेश मुखी फिर से वसूलना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, आपको जब भी सेना की जरूरत पड़ी होगी तो हम देंगे। सत्ता, आप लोग तो जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति तक दिल्ली की जो सल्तनत है उसका शासक अपना लगातार जो है वो उत्तरवर्ती जाते रहेंगे और उन्हीं के नाम पर शासन चलेगा। ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन रहेगा, दिल्ली का शासक ही रहेगा। कौन, शाह आलम द्वितीय। और पेशवा उनके क्या रहेंगे, सहायक कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में शाह आलम द्वितीय पेशवा के सहायक। तो ये एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो माधवराव प्रथम के शासन काल में मराठा राज संघ के सिंधिया रियासत के प्रमुख महादजी शिंदे ने किया। किसने किया, महादजी सिंधिया ने। यहां तक की बात क्लियर। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि इतना काम माधवराव ने किया, ठीक है, सशक्त कर लिया, फिर से मुगल बादशाह के कार्यों में हस्तक्षेप निर्धारित कर लिया, खुद को पेशवा के सहायक और पेशवा को स्वयं के सहायक, उनको दिल्ली के शासक को अपना सहायक, दोनों ने एक दूसरे को नियुक्त करने के पश्चात जब पुनः जो है अब मराठा राज्य विस्तार करना और अधिक शुरू करते और एक सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित होते, तभी अनायास ही माधवराव प्रथम को ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी यानी तपेदिक या क्षय रोग हो जाता है और इसके कारण उनकी क्या हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो टीबी नामक रोग हो जाने के कारण माधवराव की क्या हो जाती है, 1772 में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य ने अपना एक महान पेशवा, ठीक है, उसे खो दिया। ठीक है। ये जो महान पेशवा माधवराव को खोया, इसके बारे में एक इतिहासकार का कथन है कि इतना क्षति तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को नहीं हुई जितनी बड़ी क्षति माधवराव प्रथम के निधन से मराठा साम्राज्य को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, या पड़ी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद जो मराठा शक्ति है वो अत्यधिक क्या हो गई, कमजोर हो गई, और इनकी असामयिक मृत्यु उससे भी ज्यादा घातक साबित हुई जितना कि पानीपत का युद्ध। क्यों? क्योंकि माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद से मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बादलाजी बाजीराव के बाद कौन बना, माधवराव प्रथम बना। लेकिन बनना कौन चाहता था, रघुनाथ राव। ठीक है। अब रघुनाथ राव जो हैं वो आपके नजरबंद हैं, किसने करवाया है, माधवराव प्रथम ने। जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो रघुनाथ राव को फिर से लगा कि अब जो है वो हम फिर से क्या बनेंगे, पेशवा बनेंगे, है ना। तो जो है फिर से रघुनाथ राव जो है वो फिर से षड्यंत्र करने लगा कि अब मुझे पेशवा बनाओ, मुझे पेशवा बनाओ। कौन षड्यंत्र करेगा, रघुनाथ राव। लेकिन आपको पता है कि माधवराव का एक और भाई है ना, अभी क्या नाम है उसका, नारायण राव। ठीक है। तो अब माधवराव प्रथम के बाद जो उसका एक और भाई है नारायण राव, इसे क्या बनाया गया, पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक है, क्योंकि वो एक वैध उत्तराधिकारी है भाई, वंशानुगत रूप से। ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो पेशवा बनेगा वो कौन बनेगा, आपका नारायण राव। नारायण राव का जो पेशवा का टाइम है वो कितना है, 1772 से 1773। ये माधवराव प्रथम का क्या है, आपका छोटा भाई है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि रघुनाथ राव जो है उसके पेशवा के पद की क्या थी, बहुत अधिक लालसा थी, और उसने नारायण राव की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है, कि मैं ही क्या बन जाऊंगा, पेशवा। इसकी हत्या करवा दिया कब, 1773 में। इसीलिए ये मात्र कितने साल पेशवा रहा, 1 साल। नवंबर 1772 में उसकी मृत्यु हुई थी तो बना था, और 73 में इसकी क्या करवा दी, हत्या। किसने, राघोबा ने। जब राघोबा ने इसकी हत्या करवाई, और हत्या करवाने के बाद खुद को क्या बना लिया, पेशवा बना लिया। ठीक है। तो जब वो खुद को पेशवा बनाएगा कौन, राघोबा, तो संपूर्ण जनता और पेशवा और मराठा राज संघ के जो प्रमुख है उन्हें ये पता था कि यह जो है वो हत्या नारायण राव की किसने कराई है, राघोबा ने कराई है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कि ये जो नारायण राव है, कौन है आपका, नारायण राव, इसकी पत्नी का नाम है गंगाबाई। क्या नाम है आपका, गंगाबाई। तो जब नारायण राव की मृत्यु हुई तो उस समय में गंगाबाई जो थी वो गर्भवती थी। ठीक है। और जो मराठा प्रशासन में जो अष्टप्रधान और अन्य जो मंत्री लोग थे, वे उस समय में आपके राघोबा से परिचित हुए कि भाई इसी ने हत्या करवाई है, षड्यंत्र इसी ने किया है, और खुद को क्या कर लिया है, पेशवा घोषित कर लिया है।
3-4 महीने के बाद ही जो है वो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या हुआ? पुत्र को जन्म दिया। तो उस पुत्र का नाम जो है वो क्या रखा गया? माधव राव नारायण रखा गया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुत्र है इसी का नाम सवाई माधव राव भी है। क्या है आपका? सवाई माधव राव। यानी याद रखिएगा कि इसके पहले हमने कहा था कि मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है आपका? माधव राव प्रथम। ठीक है। उसके निधन पर जो है वो मराठा साम्राज्य ने बहुत बड़ी क्षति झेली। ठीक है। तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद है उसने उसका नाम रखा सवाई माधव राव। यानी ये माधव राव से भी 1.25 गुना क्या होगा आपका? ज्यादा शक्तिशाली होगा। ऐसा सोचकर इसका नाम क्या रखा? सवाई माधव राव। लेकिन भाई ये पुत्र किसका है? नारायण राव का है। इसलिए दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से इसका नाम रखा गया माधव राव नारायण। ठीक है, क्लियर? तो माधव राव नारायण जो है वो 1774 से 1796, ठीक है, जब मात्र 40 दिन का था। कितने दिन का? 40 दिन का था। तो 40 दिन की उम्र में ही इसे क्या बना दिया गया? अगला पेशवा नियुक्त किया गया। और माधव राव नारायण को पेशवा नियुक्त करने में जो भागीदारी निभाई वो नाना फडणवीस ने निभाई। किसने निभाई? नाना फडणवीस। ठीक है। तो नाना फडणवीस जो थे उस समय में मंत्री परिषद के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। और नाना फडणवीस कहने लगे कि भाई माधव राव जो है, माधव राव नारायण राव जो है, ये नारायण राव का क्या है? वैध उत्तराधिकारी है, राघोबा थोड़ी ना है। तो राघोबा को क्या किया गया? पद से हटाया गया। जो उसने खुद नारायण राव की हत्या करके पेशवा के पद से खुद क्या बन गया था? पेशवा बन गया था। तो राघोबा को पद से हटाया गया। और फिर नाना फडणवीस के प्रयासों से क्या किसको आपके पेशवा बनाया जाएगा? माधव राव नारायण को पेशवा बनाया गया। ठीक है। लेकिन बच्चा है ये 40 दिन का। कितने दिन का? 40 दिन का। अब 40 दिन का बच्चा तो प्रशासन नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पर जो है वो आपके नाना फडणवीस ने शासन प्रशासन के 11 मंत्री 11 और नाना फडणवीस को अगर मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है। तो इन 12 मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्री परिषद का गठन किया, जिस परिषद को बारबाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बारबाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो बारबाई परिषद जो है वह माधव राव नारायण राव की क्या बनी? संरक्षक बनी। ठीक है। और अब शासन प्रशासन के मराठा साम्राज्य में संपूर्ण गतिविधियां, संपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियां, इसका नियंत्रण और निर्णयन कौन करने लगा? आपका बारबाई काउंसिल ही करने लगी। और बारबाई काउंसिल को चेयर्ड कौन कर रहे थे? नाना फडणवीस। अब आप देखेंगे कि ये जो बच्चा है कौन आपका? माधव राव नारायण, ये नाना फडणवीस के संरक्षण में पला बढ़ा और बड़ा हुआ। ठीक है। अब जब बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको भी लगेगा कि अब जो है वो मैं बारबाई काउंसिल के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त करूं और मैं स्वतंत्र रूप से पेशवा के रूप में खुद स्थापित हूं और निर्णय लूं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो माधव राव नारायण है इसके खिलाफ 2 लोग चले गए। पहला तो रघुनाथ राव, उसकी तो अभी तक पेशवा बनने की इच्छा ही समाप्त नहीं हो रही थी। वो तो अभी भी चाह रहा था कि कैसे भी करके मैं माधव राव नारायण की भी क्या कर दूं? हत्या कर दूं या कुछ ना कुछ करूं। तो वो अपने षड्यंत्रों में कभी बाज नहीं आया। वो अपने षड्यंत्रकारी हरकतों में लगा ही रहा। कौन? आपका राघोबा। और दूसरा जो है, चूंकि नाना फडणवीस जो थे ये बारबाई काउंसिल के हेड थे और इन्होंने लगभग 17-18 साल तक मराठा साम्राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक निर्णय जो है वो अपने आप से लिए थे, है ना? और नाम बस किसका होता था? माधवराव नारायण का होता था। तो नाना फडणवीस का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप होता था। ठीक। लेकिन माधवराव नारायण जब बड़ा हुआ तो उसको लगने लगा कि यार मुझे जो है वो अब बारबाई काउंसिल के परिषद जो है उसके नियंत्रण से क्या होना चाहिए? हटना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से मैं सत्ता को क्या करूंगा? संभालूंगा। पेशवाई संभालने का जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो मुझे ही मिल जाना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? माधवराव नारायण। अब वो दोनों के प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया। किसके किसके दबाव में आया? नाना फडणवीस के भी दबाव में आया, यानी बारबाई काउंसिल का भी बहुत अधिक हस्तक्षेप और दबाव बना। और दूसरा राघोबा अलग षड्यंत्र करता था। तो ये बहुत टेंशन में रहने लगा और फाइनली इसने एक दिन आत्महत्या कर ली। तो किसने आत्महत्या कर ली? आपके माधव राव नारायण। तो माधव राव नारायण की मृत्यु कैसे हो जाएगी? आत्महत्या करने से होगी। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से देखते हैं कौन आपके? माधव राव नारायण। ठीक है।
तो माधवराव नारायण जो है वो 1774 से 1796। जब नारायण राव की हत्या किसने करी? आपके राघोबा ने कर दी। तो उसके कुछ समय बाद ही नारायण राव की पत्नी कौन है आपकी? गंगाबाई। इसने एक पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया? माधवराव नारायण दिया गया। इसी को सवाई माधवराव के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही माधवराव द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माधवराव द्वितीय। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो माधवराव नारायण है यही सवाई माधवराव भी है और यही क्या है आपका? माधवराव द्वितीय भी है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये बहुत अल्पवयस्क था, मात्र 40 दिन की आयु में इसे क्या बनाया गया था? पेशवा बनाया गया था। तो इसके संपूर्ण प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो अब किसको प्रदान की गई? बारबाई परिषद को प्रदान की गई। ठीक है। अब इस बारबाई परिषद का गठन किसने किया था? नाना फडणवीस ने किया था। किसने किया था? नाना फडणवीस। तो अब यहाँ सबसे पहले नाना फडणवीस को जान लीजिए। नाना फडणवीस जो हैं इन्होंने 11 मंत्रियों को साथ में लेकर एक परिषद का गठन किया जिसे बारबाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है। और इन्होंने जो मराठा राज संघ था, क्या? बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले, ठीक है, और पूना में खुद ही पेशवा है। तो इन सभी के एकीकरण का प्रयास किया और पुनः संगठित करके मराठा साम्राज्य को एकजुट रखा। इसीलिए नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली। ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इन सभी जो मराठा राज संघ है इसके सभी सरदार और प्रमुखों को क्या किया है? आपके एकजुट करके रखा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। और एक और बात कि वो राघोबा जो है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो राघोबा को मराठा साम्राज्य का विश्वासघाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वासघाती। ठीक है। क्लियर? किसको कहा जाता है आपका? ठीक है। उसको जो है वो मराठों का विलन भी कहते हैं। किसको? आपको? राघोबा, रघुनाथ राव को। क्योंकि पूरे टाइम तो सिर्फ पेशवा के पद की लालसा में क्या करेगा? षड्यंत्र ही करता है। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसे क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। अच्छा, ये जो नारायण राव था ये चूंकि वैध उत्तराधिकारी था और राघोबा लगातार क्या कर रहा था? षड्यंत्र कर रहा था। तो नारायण राव के जो सॉरी आपका माधवराव नारायण के विरुद्ध भी षड्यंत्र किया उसने। उसने सबसे पहले माधवराव के विरुद्ध षड्यंत्र किया, फिर नारायण राव के विरुद्ध षड्यंत्र किया। उसने नारायण राव की क्या करा दी? हत्या ही करा दिया। तो ये तो उससे परिचित ही थे। कौन? नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव के खिलाफ क्या किया? केस किया। और आप देखेंगे कि इस केस की सुनवाई जिस न्यायाधीश ने करी उस न्यायाधीश का नाम जो है वो है आपका श्रीराम शास्त्री। क्या नाम है आपके? श्रीराम शास्त्री। ठीक है। तो आप देखेंगे कि श्रीराम शास्त्री ने रघुनाथ राव को क्या दिए? गिरफ्तारी के आदेश दिए और उन्हें क्या दिया गया? सजा सुनाई गई। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब माधवराव नारायण जो है वो आपके क्या रहेगा? बड़ा होगा, तब तक रघुनाथ राव क्या रहेंगे? गिरफ्तार रहेंगे। ठीक है। क्लियर? तो ये जो है इनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। किसके प्रयासों से ये सब संभव हुआ? नाना फडणवीस। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब काम किसके माध्यम से हुआ? आपके नाना फडणवीस के। ठीक। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाना फडणवीस जो है इन्होंने एक काउंसिल ऑफ रिजेंसी का गठन किया था। इसी काउंसिल को बारबाई काउंसिल या बारबाई परिषद के नाम से जाना जाता। ठीक है। ये बारबाई काउंसिल का प्रभाव कब से कब तक रहा? 1773 से 1778 तक रहा। और इसी 1773 से 1778 तक का जो टाइम है उस टाइम पे मराठा साम्राज्य का प्रशासन, संपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक और महत्वपूर्ण निर्णय बारबाई काउंसिल के द्वारा ही लिए गए। कब से कब तक? 1773 से 1778 तक। और इसका हेड कौन था? नाना फडणवीस था। ठीक है। और बच्चा कौन था आपका? माधवराव नारायण, जिसको क्या बोलते हैं? सवाई माधवराव, और उसी को बोलते हैं माधवराव द्वितीय। तो उसके बिहाफ पर कौन काम कर रही थी? आपकी नाना फडणवीस और उनके नेतृत्व वाली बारबाई काउंसिल। ठीक है। अच्छा, अब बारबाई काउंसिल का इतना ज्यादा हस्तक्षेप रहा कि जो है वो आपके बहुत ज्यादा हस्तक्षेप। कुछ समय बाद जो आपका राघोबा है वो आपके जेल से क्या हो गया? छूट गया और भाग निकलने में सक्षम रहा। फिर राघोबा फिर से नारायण राव माधवराव के पीछे पड़ गया, यानी सवाई माधवराव के पीछे पड़ गया। दोनों के अत्याचार, षड्यंत्र और दबाव, इससे
नारायण राय माधवराव परेशान हो गया और उसने शनिवार बाड़े से कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है, और क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो कौन सा जो पेशवा उसने आत्महत्या करी, सवाई माधवराव ने, जो किस नाम से जाना जाता था आपका, माधवराव द्वितीय के नाम से। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और, कि इसी दौरान जिस समय पर आप ये ध्यान दे रहे हैं कि 1773 से 1778 ये टाइम देख रहे हैं, और इस समय में मैं कह रही हूं कि माधवराव नारायण कौन है आपका, यानी आपका सवाई माधवराव जो है वो राघोबा के षड्यंत्र से परेशान था। तो राघोबा इस टाइम पीरियड पर क्या षड्यंत्र कर रहा है, तो 1775 इसके बीच का टाइम है, क्या है आपका 1775। 1775 में जब बारबाई काउंसिल से उसने कहा, किसने, रघुनाथ राव ने, कि माधवराव नारायण को हटाओ, ये तो आपकी कठपुतली है, आपकी ही बात सुनता है, इसके पास तो खुद निर्णय निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, मुझे पेशवा बनाओ। किसने कहा, राघोबा ने। तो नारायण राव के पास से भी उसने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, तुम जो है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम तो इतने छोटे से हो, तुम क्या शासन संभालोगे, मुझे ही तुम क्या दे दो, शासन दे दो, है ना। तो नहीं बन पाया कौन, पेशवा। तो अब राघोबा जो है वो अंग्रेजों के पास चला गया, कब गया, 1775 में। ठीक है, अंग्रेजों से पास गया और अंग्रेजों से सहायता मांगने लगा कि आप जो है वो मुझे क्या कर दें, पेशवा बनवा दें। ठीक है, और जब अंग्रेज अंग्रेज तो चाह ही रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को अब इस मौके की तलाश थी कि वो कैसे मराठा साम्राज्य में क्या करें, हस्तक्षेप करें, और ये मौका किसने दिया, रघुनाथ राव ने दिया। ठीक है, तो रघुनाथ राव खुद ही गए उनके पास और बोलने लगे कि यदि आप मुझे जो है वो पेशवा बना देंगे तो मैं आपको सालसेट दूंगा। क्या दूंगा मैं, सालसेट दूंगा। मैं बहराइच और भड़ौच वाले गुजरात वाले कुछ क्षेत्र का आपको राजस्व दूंगा, मैं आपको बसीन दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, बहुत सारे क्या करने लगा, वादा करा। ठीक है, तो अंग्रेजों से उसने क्या, अंग्रेज बोले ठीक है तुम हमें ये दोगे, और हम तुमको हमसे क्या चाहिए, तो बोले मेरे को क्या दे दो, सेना दे दो। तो अंग्रेजों ने अपने 2500 सैनिकों की क्या दे दी, सेना दे दी, और अब ये सेना को लेकर क्या करने लगेगा, आक्रमण करेगा। कौन, राघोबा। किसके खिलाफ, मराठा साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो राघोबा है इसका षड्यंत्र इसी टाइम पे तो चल रहा है, किस टाइम में, 1775 में। और ये जो संधि हुई थी राघोबा और अंग्रेजों के बीच में, यह सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। तो यही षड्यंत्र यहाँ पर राघोबा कर रहा था, जिससे कौन त्रस्त हुआ, माधवराव नारायण, और उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि कैसे यहाँ पर षड्यंत्र हुआ और कैसे यहाँ पर आपके उसने क्या कर ली, हत्या कर ली, है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कई बार जो है वो अंग्रेजों वर्सेस मराठा क्या होंगे, आपके संघर्ष होगा। और यह जब युद्ध शुरू होगा तो इसे ही किस नाम से जाना जाएगा, आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाएगा। जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो उसी दौरान राघोबा कहेगा कि, राघोबा को जो है फाइनली मराठा साम्राज्य कहेगा कि आप जो है, आपको पेशवा किसी भी स्थिति में नहीं बनाया जाएगा, कुल मिलाकर आप जो है वो पेंशनर बनकर अपना क्या करिए, जीवन व्यतीत करिए। तो राघोबा कई बार और प्रयास करेगा, परंतु अंततः जब राघोबा जो है वो पेशवा नहीं बन पाएगा तो राघोबा कहेगा ठीक है, हम तो नहीं बन पाए, हमारे बेटे को कुछ दे देना। ठीक है, तो फाइनली जो है अब नारायण राव माधवराव जब कूद जाएगा शनिवार बाड़े से, तो उसका कोई संतान वंतान नहीं है। तो इस स्थिति पे अब जो है वो वंशानुगत कौन बनेगा, तो या तो राघोबा बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे कौन है, चाचा जी, और चाचा जी के क्या बच्चे हैं, बेटे। तो फिर अब जो है चूंकि बारबाई काउंसिल का हस्तक्षेप रहेगा, तो बारबाई काउंसिल रघुनाथ राव को क्या नहीं बनने देगी, पेशवा। तो राघोबा के बेटे को अगला पेशवा नियुक्त किया जाए। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो आपके काम हुआ। तो अब यहाँ पर जो राघोबा का बेटा कौन है, आपका राघोबा का बेटा, उसका नाम है बाजीराव द्वितीय। क्या नाम है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप लोग को ध्यान रखना है कि बालाजी बाजीराव तक की कहानी समाप्त। ठीक है, पहले पेशवा कौन बने थे, बालाजी विश्वनाथ। उनका पुत्र कौन था, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का पुत्र कौन था, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव का भाई कौन है, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का बेटा कौन है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ फिर से। बालाजी बाजीराव जो है उसका बेटा कौन बना, माधवराव। माधवराव का बेटा कौन बना, नहीं, माधवराव का भाई है नारायण राव। नारायण राव के बाद कौन बना, राघोबा। लेकिन राघोबा को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर नारायण राव का बेटा कौन है, माधवराव नारायण राव, और उसने क्या कर लिया, आत्महत्या। तो अब वंशावली में, वहां वाली वंशावली में तो कोई नहीं बचा। तो अब जो आपकी हैरारकी चलेगी वो चाचा की तरफ से चलेगी।
चाचा कौन? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव का बेटा कौन? बाजीराव द्वितीय। तो अगला पेशवा कौन नियुक्त किया गया? बाजीराव द्वितीय। यहां तक क्लियर? जी। अब यहां पर आता है कि बाजीराव द्वितीय जो है वो अगले पेशवा नियुक्त हुए जिनका शासन काल है 1796 से 1818 तक। कब से कब तक? 1796 से 1818 तक। ठीक है। किसका पुत्र है ये? राघोबा का पुत्र है और ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा है। इसके बाद जो है वो पेशवा का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या किया? ये बाजीराव द्वितीय जो था अपने पिता की तरह ही अयोग्य था, और जब अयोग्य था तो सोचा कि अपनी स्थिति को क्या करूं? मजबूत करूं। तो ये मराठा राज संघ के जो सदस्य हैं, जैसे भोसले हैं, गायकवाड़ हैं, है ना, आप सिंधिया हैं, होलकर हैं, इन्हीं को लड़वाने लगता था। यानी इसने जो रणनीति शुरू करी वो क्या करी? आंतरिक संघर्ष की रणनीति। अब ये क्या कर रहा है? आंतरिक संघर्ष करवा रहा है खुद। तो मराठा राज संघ को कमजोर करने में भूमिका किसकी है? इसकी। किसकी? बाजीराव द्वितीय। ठीक है। ये सोच रहा था कि इनको अगर राजसंघ के प्रमुखों को आपस में लड़वा दूंगा तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। इसके जो प्रयास थे वो थे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मराठा राजसंघ के सदस्यों को आपस में लड़ाइयां करवाता था। ठीक है। और एक और बात कि अभी आप लोग जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। इसके दौरान आप देखेंगे कि एक संधि होगी जिसका नाम है बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन। ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ जब इसने क्या करी? बसीन की संधि करी। तो इसके पश्चात जो है वो मराठा राज संघ में क्या कर दी गई? फूट पड़ गई। और फाइनली जब 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब आपके मराठा शासक जो है वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे और अंग्रेजों के पास जो है वो मराठा साम्राज्य का संपूर्णतः शासन चला जाएगा, तो इसे क्या कर दिया जाएगा? तो अब मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद क्या करेंगे? समाप्त। और इसी को पेंशन देकर, कितनी पेंशन? 18 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा।